हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हॉस्टल वार्डन जो 2016 में जो पेपर हुआ था उसका जो कंप्यूटर पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, ठीक है। तो उसी क्रम में जैसा कि यदि हम सिलेबस की बात करें तो हमने सिलेबस पहले ही देखा हुआ है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे हमने देखा था हॉस्टल वार्डन सिलेबस डिस्कशन। तो वहाँ पे अलग से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है हॉस्टल वार्डन नाम से, तो वहाँ जा कर के आप सिलेबस देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में हमें हॉस्टल वार्डन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो रही बात कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की, तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि कंप्यूटर से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 प्रश्नों में हमें 25 प्रश्न सही टिक करने हैं। इसका मतलब इसका काफ़ी वेटेज रहने वाला है। तो आइए आज के सेशन में हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 2016 के हॉस्टल वार्डन का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। ये आपका 2016 का क्वेश्चन है, एज इट इज़ जैसा कि आया था वही है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? हमारा पहला क्वेश्चन है एक CDR को डैश के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? WORM, WORO, WORD या WMRO। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एक CDR को जो है और किस नाम से हम जानते हैं, तो एक CDR को हम WORM के नाम से जानते हैं। ये क्या है? तो ये है राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक बार लिखो और बार बार पढ़ो, है ना। एक बार लिखो बार बार पढ़ो। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मैनी, है ना। तो इसको हम CDR को और किस नाम से जानते हैं? तो CDR को हम जो है राइट वंस रीड मैनी, वंस है, वन नहीं है, वंस है ना। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रीम डीले कहलाता है, डीले है ना, या प्लेबैक डीले कहलाता है, या जिटर कहलाता है, या इवेंट डीले कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? जो स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है तो वह क्या कहलाता है? तो देखिए कि क्या होता है कि जब हम जो है कोई भी प्लेबैक्स में कोई भी हम स्ट्रीमिंग करते हैं, है ना, तो जो टाइम डिले होता है क्या करने में, जब हम ना सिग्नल देते हैं, ठीक है, जब हम सिग्नल दिए उसके बाद में यदि हमें तो भी चीज़ें दिख नहीं रही, हमारी स्क्रीन में दिख नहीं रही, तो उसका कारण क्या होता है? तो जिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जिटर कहलाता है। अब ये जिटर क्या होता है तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। ये जिटर क्या होता है? तो जिटर जो है, जिटर जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है उसे हम जिटर कहते हैं। इसमें होता क्या है? इट इज़ अ वेरिएशन इन टाइम डिले बिटवीन व्हेन अ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एंड व्हेन इट इज रिसीव्ड ओवर अ नेटवर्क कनेक्शन। क्या होता है? जैसे कि हम मान के चलिए हम ना CG व्यापम का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अब हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आई, हम मान करके चलते हैं वैकेंसी आई और हम अपना फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद में जो है बहुत बार हम फॉर्म भरते हैं और लेकिन हम बार बार क्लिक कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें लोडिंग है ना, ऐसे चक्री घूमने लगती है, ऐसे चक्री घूम रही है, हो नहीं रहा है, लोड नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं? अच्छा नेटवर्क ना अभी बिजी आ रहा है। क्या बोलते हैं? नेटवर्क बिजी आ रहा है। तो बस वैसा ही है। क्या है, जब हम कोई प्लेबैक, हम कोई जब वीडियो चलाए, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमने तो सिग्नल दे रखा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है?
तो क्या होता है कि वो जो टाइम का जो टाइम डिले होता है ना, तो जैसे कि नेटवर्क में कंजेशन आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोड आ गया है नेटवर्क में, तो उस वजह से क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है कि हमने सिग्नल दिया है लेकिन स्ट्रीमिंग अभी चालू नहीं हुई है। तो उस जो टाइम के जो विलंब होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उस विलंब को, वो टाइम डिले को हम जिटर बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है? यूनिक्स नहीं है क्या? कि विंडोज नहीं है? कि एप्पल नहीं है? या लिनक्स नहीं है? बताइए कौन सा ओएस नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, ओएस नहीं है। तो यूनिक्स तो बिल्कुल है, विंडोज भी है, जैसे कि हम विंडोज एक्सपी, फिर उसके बाद विंडो 10 आप लोग सुने होंगे ना, विंडो 11 भी आ गया। लिनक्स भी हमने सुन रखा है, अच्छा कि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। यदि आपने नहीं सुन रखा है ना, तो चैनल में ना कंप्यूटर की क्लासेस डली हुई है ना, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें ना आप कंप्यूटर की क्लासेस जो है जा करके देखिए, वहां पे मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो आपको एक आइडिया, कम से कम आप लोगों को ये पढ़ने में आपको आसानी होगी, तो आप पढ़ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। एक बार आप लोग उसको सुन लीजिए, वो वीडियो को अटेंड कर लीजिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। रही बात एप्पल की, तो एप्पल क्या है? तो एप्पल कंपनी है। एप्पल कंपनी कौन सा ओएस निकालती है? तो आईओएस, ठीक है। तो ये जो है, जैसे कि आईफोन हो गया ना, तो आईफोन, ये सब में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है? तो आईओएस चलता है। तो एप्पल कंपनी जो निकालती है ऑपरेटिंग सिस्टम वो है आईओएस। एप्पल कंपनी क्या की थी? सबसे पहला जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकाली थी ना, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था आपको पता है? तो डॉस 3.1 था। डॉस 3.1 था, जो कि 1978 के लगभग 1970s हम बोल सकते हैं, 70 के दशक में जो है इन्होंने अपना पहला, एप्पल कंपनी ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लाया था मार्केट में, है ना। और रही बात iOS की, यदि हम बात करें ना, तो ये ना एंड्रॉयड के बाद जो है, एंड्रॉयड के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये जो iOS है ये है ना, कि एंड्रॉयड है सबसे पहले, और पूरे विश्व में जो है, विश्व की रैंकिंग बता रही हूँ आपको, है ना, तो विश्व में उसके सेकंड नंबर पे ये iOS है, जो कि एप्पल का है। तो एप्पल खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि वो अपना एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम निकालते। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बिल्कुल एप्पल तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये, ठीक। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? तो विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में के बीच में मुख्य अंतर क्या है? मल्टीटास्क का है, स्पीडअप का है, या रन ए प्रोग्राम का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्या अंतर क्या है? तो अंतर जानने के लिए आपको पता है क्या जानना है? अंतर जानने के लिए हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है, डॉस क्या होता है और विंडो क्या होता है। तो दोनों ही, तो पहली बात, डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल है। लेकिन डॉस जो होता है उसमें होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो आपको समझने में भी, आप यदि नोट्स बना रहे तो बिल्कुल बना लीजिए, बिल्कुल हेल्प करने ही वाला है ना, ऐसा नहीं कि ये काम में आएगा नहीं, तो बिल्कुल आएगा ही। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डॉस क्या होता है? वो सिंगल टास्क होता है, सिंगल टास्किंग होता है ना, यानी कि केवल एक ही काम कर रहा है, ठीक, सिंगल टास्किंग होता है, एक काम करने वाला, ठीक। फिर उसके बाद और क्या होता है? तो सिंगल यूजर होता है, यानी कि कोई एक ही व्यक्ति बस एक समय पे यूज कर रहा है, सिंगल यूजर होता है। और क्या होता है? तो ये ना कमांड लाइन इंटरफेस, CLI बेस्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, देख रहे हैं ना, ये की ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिखा है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये कमांड लाइन इंटरफेस OS है, कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जाम में पूछा जा सकता है CLI का फुल फॉर्म, तो लिख लीजिए कमांड लाइन इंटरफेस, है ना, कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये जो है हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आपको इसी तरीके से याद करना पड़ता है, ऐसे पूछा जाता है, क्योंकि है ना। तो CLI का फुल फॉर्म पूछा गया, तो बिल्कुल याद रखना, कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हाँ, फिर उसके बाद यदि हम विंडो की बात करें, तो विंडो क्या होता है? जैसे ये सिंगल टास्किंग है ना, तो ये मल्टीटास्किंग होता है, यानी कि यानी कि बहुत सारा कार्य, टास्क मतलब क्या होता है? काम होता है, यानी कि बहु कार्य क्षमता होती है इसमें, ठीक। तो मल्टीटास्किंग होता है। और क्या है? मल्टी यूजर है, यानी कि बहुत लोगों के द्वारा ये यूज किया जा सकता है एक समय पे, ये केवल एक ही व्यक्ति एक समय पे। फिर उसके बाद ये कौन,
ये जो है जो विंडो होता है वो GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जाम में पूछा गया कि GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो GUI का ग्राफिक यूजर इंटरफेस है ना। फिर CLI पूछा गया, तो बोलिए क्या होता है CLI, तो CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आए? अब आप ये देखिए, आपसे पूछा गया कि विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर क्या है, तो मल्टीटास्क है। क्या है? मल्टीटास्क है। ये बहु कार्य क्षमता है इसमें, ठीक है, ये मल्टीटास्क है, ठीक। और ये क्या है? ये तो सिंगल टास्क है। तो इनके बीच का अंतर ही यही है कि यदि हम देखें, जो कि आपके ऑप्शन के हिसाब से देखें, तो मल्टीटास्क यहाँ पे आपका आंसर बनता है, ठीक है। समझ में आया? कहीं पे कुछ चीज ना समझ में आया ना, बिल्कुल कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके पूछिए कि ये चीज ना मुझे समझ में नहीं आई, एक बार फिर से बता दीजिए, मैं डेफिनेटली बताऊंगी आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? Which one of the following search engine is exclusively meant for scientific information? तो आपको पता है ये सभी ना सर्च इंजन ही है ना। गूगल भी सर्च इंजन है, साइरस भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है और अल्ता विस्ता भी सर्च इंजन है। लेकिन ये जो साइरस है ना, ये साइरस बनाया ही इसलिए गया है कि वो जो है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ही है, एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि विशेषकर ये वैज्ञानिक सूचना के लिए ही है ये साइरस, ठीक है। और क्यों ये है? क्योंकि इसमें कौन सा सर्च इंजन, ये कैसा किस प्रकार का सर्च इंजन है, तो फास्ट सर्च है। ये क्या है? फास्ट सर्च एंड ट्रांसफर सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन तो है, लेकिन कौन सा सर्च इंजन है, तो फास्ट सर्च एंड ट्रांसफर सर्च इंजन, ठीक, यानी कि बहुत जल्दी ये क्या करता है, ढूंढ भी लेता है और फिर सूचना पहुंचा भी देता है। तो वैज्ञानिक सूचना के लिए किसे बनाया गया है? ऐसे साइंटिफिक, ऐसे साइरस, ऐसे याद कर लेना है ना। फिर क्या है? मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु, कंटेंट एवं उसके फलों की योजना को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजाइन कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, स्टोरी बोर्ड कहते हैं या लेआउट कहते हैं। तो द प्लानिंग द कंटेंट एंड द फ्लो ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो ये जो होता है ना कि कंटेंट और फ्लो ऑफ द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, इसका मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ कि स्टोरी बोर्ड है क्या, है ना। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना, जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि ये ना आपके स्क्रीन में कोई वीडियो बिल्कुल प्ले हो रहा है। हाँ, अब वीडियो में हम मान करके चलते हैं कि कोई ना, जैसे कि आप शॉर्ट्स देखे होंगे, तो शॉर्ट्स में क्या है, कोई पेंटिंग बन रही है, तो पेंटिंग को स्टार्ट करेंगे, पहले आंखें बना दिए, है ना, आंखें बना दिए, उसके बाद नाक बना दिया। हालांकि पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी, जैसे भी बनेगी, लेकिन आप लोग थोड़ा बस समझाने के लिए। फिर उसके बाद ना मुंह बनाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे बाल बना रहे। तो ये क्या है, ये पहले से डिसाइडेड है कि अच्छा पहले ना आंख बनेगी, नाक बनेगा, मुंह बनेगा, फिर उसके बाद बाल बनेगा। तो ये जो है कंटेंट डिसाइड किया जाता है, इसको बोला क्या जाता है, ये जो वीडियो ये जो चलने वाला है, फिर उसको क्या बोलेंगे हम? स्टोरी बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरी बोर्ड बोलते हैं, यानी कि क्या पहले आना है, ठीक। अब जैसे कि मान करके चलती हूँ कि अब ये वाला पेज है, अब मैं जैसे ही इसको नेक्स्ट कर दी ना, तो यानी कि ये वाला पेज आ गया, फिर उसके बाद में ये दूसरा पेज आ गया, यानी कि ये जो कंटेंट यानी कि प्ले हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसको आप क्या बोलोगे? स्टोरी बोर्ड बोलोगे। तो अल्टीमेटली यदि हम समझे तो किसी भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में जो है, जो कंटेंट और उसके फ्लो की जो योजना बना रहा है, तो उसको हम स्टोरी बोर्ड बोलेंगे, यानी कि बिल्कुल तय है कि इसके बाद ये आना है। जैसे कि कार का डिजाइन करना है, तो कार का पहले हम चक्का बना लिए, अच्छा पहले ना चक्का दिखेगा, फिर उसके बाद ना उसकी बॉडी ऐसे करके ऐसे बना देंगे, मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से हम बना देंगे। तो ये जो है, ये पूरे जो योजना बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ये प्लानिंग जो होती है उसको हम स्टोरी बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स, डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इज कॉल्ड डिटेक्टर, वायरस रिमूवर, एंटीवायरस। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक, विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है, क्या कहलाता है? डिटेक्टर कहलाता है, वायरस कहलाता है, रिमूवर कहलाता है या एंटीवायरस कहलाता है। यहाँ पे यदि हम करेक्ट आंसर की यदि हम बात करें
तो ये जो जितना भी आप देख रहे हैं, है ना, पहले क्या बोला गया, सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक और विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढ रहा है, हटा रहा है और बचा रहा है। तो क्या करता है, एंटीवायरस। एंटीवायरस को हम और किस नाम से जानते हैं, तो एंटीवायरस को हम एंटी मालवेयर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंटी मालवेयर। इसका जानते हैं आपका बेसिक काम क्या होता है एंटीवायरस का। एंटीवायरस का बेसिक काम होता है डिटेक्ट करो और रिमूव कर दो, डिटेक्ट करो और रिमूव कर दो। लेट से हम मान करके चलते हैं, जैसे आपने अपनी पेन ड्राइव फंसाई अपने कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो तुरंत क्या बोलेगा, तो वो तुरंत उसमें पता चल जाता है कि इसमें वायरस है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि आपके सिस्टम में क्या डला रहता है, एंटीवायरस डला रहता है, तो वो क्या करता है, बिल्कुल डिटेक्ट कर देता है और उसको रिमूव भी कर देता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हाँ बिल्कुल सेफ है ना, ग्रीन दिखने लगता है। तो क्या है, यानी कि इसका यदि हम देखें तो क्या है, डिटेक्ट करो और रिमूव करो, और यही तो पूछा गया है, ढूंढा और हटाया, ढूंढ करके हटा देता है ना, ढूंढा है और हटाया, तो वही तो पूछा गया। आपको पता है कंप्यूटर को पढ़ने के लिए ना, एक तो पहली बात तो चीजें हमें पता रहनी चाहिए, उसके बाद एग्जामिनर क्या करते हैं, कीवर्ड में खेल जाते हैं। अब एग्जैक्टली अब हम सोचेंगे तो सभी तो एक जैसे लग रहे हैं, नहीं, एंटीवायरस जो है बेसिक चीज बस डिटेक्ट, इसका केवल एक ही काम है, डिटेक्ट करेगा और रिमूव करेगा, डिटेक्ट करे रिमूव करे, तो वही पूछा गया। देखिए ढूंढ रहा है और हटा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सा ऐसा, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, OCR, कॉम, ऑप्टिकल स्कैनर या वायरस रिकॉग्निशन डिवाइस। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, वायरस वॉइस है, है ना, मैंने वायरस पढ़ लिया इसको, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, OCR, ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट रीडर, कॉम या ऑप्टिकल स्कैनर या वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। इसमें से आप जो कॉम देख रहे हैं ना, तो COM जो है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, है ना, बाकी जितने हैं ये सभी इनपुट डिवाइस के ही प्रकार हैं। कॉम जो है आपका ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस भी मैंने इसकी मतलब कंप्यूटर का आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना, तो कंप्यूटर मैं ऐसा करूंगी कि हॉस्टल वार्डन करके एक प्लेलिस्ट में उसमें कंप्यूटर भी डाल दूंगी, है ना, उसके जितने वीडियो हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगी कंप्यूटर के वीडियो आपको अलग से दिखाई दे दें, तो आप वहां जाकर के देखेंगे ना, तो मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, तो वहां पे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सिक्वेंशियल, रैंडम। यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, सिक्वेंशियल है या रैंडम है। तो डॉट मैट्रिक्स जो होता है ना, तो डॉट मैट्रिक्स सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे किसका प्रकार है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। क्या, तो डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें ये क्या होता है, ये ना बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल क्यों होता है कि इसको ना चाहे आप बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल ऐसा होता है कि चाहे आप लेफ्ट साइड से आप चाहे प्रिंट कर लो, चाहे आप राइट साइड से प्रिंट कर लो, आपकी इच्छा, इसीलिए ये ना बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों यानी कि दो दिशा से होता है, जिसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। और आपको पता है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को और हम किस नाम से जानते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को ना हम पिन प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। किस प्रिंटर, तो पिन प्रिंटर भी बोलते हैं हम लोग, पिन प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यदि डॉट मैट्रिक्स में याद करें तो अच्छी बात है। पहली बात तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से किस प्रिंटर के अंतर्गत आता है, तो डॉट मैट्रिक्स जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज फोर्स्ड टुगेदर टू फॉर्म द लेटर इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, इम्पैक्ट कहलाता है, नॉन इम्पैक्ट कहलाता है, पेज प्रिंटर कहलाता है या लाइन प्रिंटर कहलाता है। तो प्रिंटर जो होता है ना, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता है ना, उसमें से क्या है कि अब ये क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। क्या बोले हैं कि प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स करना है, यानी कि इम्पैक्ट तो कर रहा है, इम्पैक्ट आप फोर्स कीजिए, आप फोर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हुआ क्या है कि वो इम्पैक्ट डाला है, यानी कि क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। हालांकि जो प्रिंटर होता है उसको हम
जो है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत देखते हैं। तो आपका जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, बेसिकली अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है और निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर को आप लोग याद रखिएगा कि बॉल प्रिंटर इम्पैक्ट होता है, डॉट मैट्रिक्स जो कि अभी हमने देख लिया वो भी क्या होता है, तो वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। फिर उसके बाद यदि हम देखें तो डेजी व्हील प्रिंटर भी मैंने ना डिस्कस किया हुआ है, उसको भी आप लोग जाकर के देखिए, वो वीडियो को अटेंड कीजिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, है ना। डेजी व्हील, फिर उसके बाद लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट होता है, फिर उसके बाद ड्रम प्रिंटर क्या होता है, तो इम्पैक्ट होता है, फिर उसके बाद में चेन प्रिंटर क्या होता है, तो ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में ही आता है। नॉन इम्पैक्ट की यदि हम बात करें तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट होता है। फिर उसके बाद इंकजेट जो होता है ना, तो वो भी क्या होता है, तो नॉन इम्पैक्ट होता है। और जो थर्मल प्रिंटर होता है वो क्या होता है, वो भी नॉन इम्पैक्ट होता है। तो इतनी चीजें ना बिल्कुल याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, Which one of the following input device is user programmable? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT या इंटेलिजेंट टर्मिनल। पूछा गया इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो है इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है वो इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। ये क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि इंटेलिजेंट टर्मिनल में ना इट इंक्लूड्स मेमोरी एंड अ प्रोसेसर, यानी कि जो ये इंटेलिजेंट टर्मिनल होते हैं उसमें ना मेमोरी भी होती है साथ में प्रोसेसर, यानी कि दोनों को ही इंक्लूड किया रहता है ये टर्मिनल। ठीक है, मेमोरी एंड प्रोसेसर टू परफॉर्म स्पेशल डिस्प्ले ऑपरेशन, यानी कि कोई भी परफॉर्म करने के लिए डिस्प्ले यानी कि दिखने के लिए ये मेमोरी और कोई सा भी डिस्प्ले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसमें जो है मेमोरी प्रोसेसर दोनों होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल में। जैसे कि इसका इंटेलिजेंट टर्मिनल का आप लोग यूज जानते हैं क्या होता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, रिटेल हो गया, साथ में इंडस्ट्रियल डेटा जो होते हैं। ठीक, तो ये सभी वहां पे क्या होता है, इंटेलिजेंट टर्मिनल का ही यूज किया जाता है। ठीक, तो वो इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्राम। कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि यूजर प्रोग्रामेबल है, तो इंटेलिजेंट टर्मिनल ही यूजर प्रोग्रामेबल है। देख लीजिए, यूजर प्रोग्रामेबल बैंकिंग में यूज करें, रिटेल में यूज करें, इंडस्ट्रियल डेटा में यूज करें, इसका मतलब यूजर प्रोग्रामेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, टू टाइप सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर like H2O use the following keyboard combination। सबस्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित कौन सी कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, केवल ये इंग्लिश के वर्ड को यहाँ पे बस बदल दिए, हिंदी में लिख दिए। इसका मतलब आपको बहुत ध्यान देना है कि यदि आप इंग्लिश में वर्ड देख रहे हो तो डरना नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर एज इट इज उसको वैसे ही पूछ लेते हैं, तो आपको वैसा ही याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे सबस्क्रिप्ट पूछा गया कि H2O को हम जो ये नीचे लिखा रहता है ना तो वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है, जो ऊपर लिखा रहता है वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये H2O लिखा हुआ है तो ये क्या कहला रहा है, तो ये कहला रहा है हमारा सबस्क्रिप्ट। अभी ये Cl2 लिखा रहता, ऊपर में लिखा रहता तो हम सुपरस्क्रिप्ट बोल देते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम ऐसा लिखने के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें, तो आप लोग ना ऐसा याद कर लो कि सबस्क्रिप्ट, ठीक, याद कर लो, यहीं पे क्लियर हो जाए कुछ। ठीक, यानी कि जो नीचे लिखा रहता है, नीचे लिखे वाले के लिए H2O ऐसे करके समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना है कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, यानी कि आपको यूज क्या करना है, यानी कि कंट्रोल के साथ में यदि आप इक्वल्स टू को दबाएंगे, है ना, प्लस तो केवल इसलिए कि आपको बताने के लिए है कि कंट्रोल के साथ में इक्वल्स टू को दबा दीजिए। ठीक, फिर यदि सुपर स्क्रिप्ट की यदि हम बात करें तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, यानी कि ऊपर लिखा है, जैसे कि Cl2 ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो इसको इस तरीके से लिखने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो इसको ऐसे लिखने के लिए कंट्रोल दबाना, कंट्रोल के साथ में क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा देना,
और शिफ्ट के साथ में क्या दबाओगे, तो शिफ्ट के साथ में और प्लस दबा देना, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाने से सुपरस्क्रिप्ट लिखा जाएगा और कंट्रोल और इक्वल्स टू दबाने से क्या लिखा जाएगा, तो सबस्क्रिप्ट लिखा जाएगा। बस तो हमसे क्या पूछा गया, सबस्क्रिप्ट पूछा गया, तो कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू देख लीजिए, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू है ये। सुपरस्क्रिप्ट हो सकता है इस बार पूछ लें आपसे, तो याद कर लो कि कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाने से सुपरस्क्रिप्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ना 12 क्वेश्चंस देखे आज के सेशन में। आगे आने वाले सेशन में और भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का और भी सेशन चाहिए जहाँ पे हम पेपर डिस्कशन करें और आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो कि हमें पढ़ना कैसे, प्रिपेयर कैसे करना है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए पेपर डिस्कशन किया जाएगा। और जो आपने यदि कंप्यूटर के लेक्चर्स आपको यदि कंप्यूटर में कहीं पे भी डिफिकल्टी हो रही है तो चैनल में प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने जो है पूरा कंप्यूटर का जो है पूरा डिस्कस किया, पूरी क्लासेस मैंने ली हुई है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसको जा करके जाइए और देखिए, कंप्यूटर के लेक्चर्स पूरे डले हुए हैं, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को डेफिनेटली। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।